नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार में महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है विधानसभा का इस बार, और माना जा रहा है कि जो हमारा हालिया इतिहास है उसमें इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, इस नज़रिए से कि जिस तरह की पहले भविष्यवाणियां हो रही थी उससे ठीक अलग जो पैटर्न नज़र आ रहा है उसकी वजह से ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। फिलहाल दूसरे चरण का जो मतदान था वो ख़त्म हो गया है, और जिस तरह के ट्रेंड्स मिल रहे हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे कि पहले फेज़ के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जो महागठबंधन है उसको एडवांटेज या फिर कहें कि उसे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ये दूसरा चरण जो था 94 सीटों वाला, उसमें साफ तौर पर वो सीटें शामिल थीं, वो इलाके शामिल थे जहां पिछली बार के चुनाव में भाजपा और जेडीयू दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो क्या इस बार जो भाजपा और जेडीयू यानी कि एनडीए का जो किला है उसमें क्या सेंध मार पाया है महागठबंधन और खासकर आरजेडी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी हद तक पहले अब फेज़ के बाद दूसरे फेज़ में दोनों को मिला के ये तय होगा कि तीसरे फेज़ के लिए भी जो माहौल बनता है, जिसको हम भारतीय चुनावी भाषा में हवा कहते हैं कि हवा किस तरह की बन रही है। तो पहले फेज़ में काफ़ी हद तक महागठबंधन को लेकर हवा बनी। अब दूसरे चुनाव में किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसा पैनल है उन पत्रकारों का, उन जानकारों का जो कि ज़मीन पर बिहार के लोगों को समझते हैं, जानते हैं, चुनावों में अलग अलग जगहों पर वो विजिट करके आए हैं, देख कर आए हैं, और उन्हीं लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरा फेज़ है आखिर वो कैसा दिख रहा है, कौन जीत रहा है बिहार के दूसरे चरण के मतदान में। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे कलीग अजय आशीर्वाद मौजूद हैं, जो कि कई हफ्ते जाकर बिहार में गुजार के आए हैं और अलग अलग जगहों का दौरा करके आए। उनकी रिपोर्ट्स आप लगातार देखते रहे होंगे द वायर पर। इसके अलावा मनोज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, द वायर के लिए बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी भी रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, पहले डिस्कशन में भी शामिल हुए हैं। मनोज यूँ तो गोरखपुर रहते हैं, लेकिन उस पूरे जो इलाका है वो उसे बेहतर तरीके से जानते हैं, चाहे वो ईस्टर्न यूपी का हो या फिर बिहार का इलाका। इसके अलावा नलिन वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम मुद्दों को समझेंगे, जिन्होंने बाकायदा बिहार पर किताबें लिखी हैं। मैं उनसे भी समझने की कोशिश करूंगी कि जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे, विश्लेषण इस चुनाव का। सबसे पहले अजय, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं कि कई महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण सीटें भी हैं इसमें। खासकर एक तो नीतीश कुमार जी का पूरा इलाका नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस चुनाव में जा रहा है। दूसरे दोनों भाई तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई दोनों इस चुनाव में लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हवा है वो क्या दिखी आपको इस चुनाव की। हम जानते हैं आप दिल्ली वापस आ चुके हैं, लेकिन आपके सोर्सेज के जरिए क्या पता लगा? तो पिछले मैं 2 हफ्ते जब बिहार में रहकर आया तो मैंने जायज़ा ज़्यादा साउथ बिहार, सेंट्रल बिहार और नॉर्थ बिहार के कुछ इलाके मैंने किए। तो वहाँ पर एक जब था मैं वहाँ स्ट्रॉन्ग अंडर करंट था ये महागठबंधन की तरफ, और उससे भी ज़्यादा जो वेव है वो इस बार प्रो वेव नहीं होकर एक एंटी नीतीश वेव दिख रहा था। अब वो एंटी नीतीश को अगर हटाना चाह रहे हैं, वो वोट कहाँ जाकर गिरेगा? एलजेपी भी है कतार में, महागठबंधन भी है, और अलग अलग थर्ड फ्रंट और छोटे फ्रंट्स और भी हैं, तो वो गिरेगे कहाँ, उसी पे ही सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जहाँ जहाँ पर मैं गया तो वहाँ देखा महागठबंधन के अराउंड जो भी एक मुस्लिम और यादव के अलावा जो छोटे छोटे गुट है वो एक तरीके से गोलबंद होता हुआ मुझे नज़र आया। खास करके आपने नालंदा की बात की, जहाँ पर वहाँ नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। वहाँ कुर्मियों की बड़ी एक संख्या है, और नीतीश कुमार खुद ही कुर्मी जाति से आते हैं। तो कुर्मियों के बीच में एक अंडरस्टेटेड जिसको सपोर्ट होता है वो दिखा है। हालांकि वो फाइनली जाकर शायद उन्हीं को करे, लेकिन कुर्मियों के अलावा जो छोटे जो ईबीसी और महादलित जो वोट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी नीतीश के साथ दिखा। हालांकि नीतीश ने वहाँ पर नालंदा जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा उपज का एरिया है, अच्छा वहाँ काम होता है, लेकिन वहाँ काम किया भी है उन्होंने। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ कर आया जो ईबीसी और महादलितों में, वो 2 मुद्दे हैं। एक प्रोहिबिशन, जो शराबबंदी किया है इन्होंने, और शराबबंदी में इन सब लोगों का कहना था कि शराबबंदी की वजह से शराब तो महंगी हो ही गई, लेकिन जो छोटे छोटे समुदाय थे, जैसे पासी समुदाय जो ताड़ी बनाता था, जो कारोबार में शामिल थे, जो कारोबार में शामिल थे, और ताड़ी जो बनाना है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, शराबबंदी में नहीं आता है, फिर भी पुलिस उनके साथ जाती करती है छोटे छोटे। और जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी उस वक्त वहां भी ये बात साफ तौर पर महिलाओं ने भी ये कहा
कि जिस तरह से ये बात कही गई कि शराबबंदी हो गई, शराबबंदी भी नहीं हुई, बल्कि हुआ ये कि और ख़राब शराब की क्वालिटी हो गई क्योंकि वो लीगल तरीके से नहीं बिक पा और रही हर है। जगह मिल रहा है, एक लिकर माफिया हर जगह में ही सब, इतने आसानी से शराब वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो जो 4,000 करोड़ का जो रेवेन्यू बिहार सरकार को आता था, अब हो सकता है वो 8,000 करोड़ है, क्योंकि डबल में शराब मिल रही है मगर वो खाते में नहीं है। दूसरा है एक पेटी करप्शन। पेटी करप्शन हर जगह में, लोगों ने नालंदा तक की जगहों में ये कंप्लेन किया कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए भी आपको ये कमीशन देना होता है। 1,20,000 अगर इंदिरा आवास योजना है तो 30,000 कॉन्ट्रैक्टर ये रखे। करप्शन की खबर भी लोग कह रहे हैं कि एक जो है वो चाचा अपने भतीजे से रिश्वत ले रहा है, वो घूस ले रहा है, इस हद तक करप्शन पेवस्त हो ये गया है। लेकिन बहुत, दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं आज के दिन अगर खासकर देखा जाए। एक तो प्रधानमंत्री वहां रैली कर रहे थे और उन्होंने जिक्र ये किया कि जो लोग जय श्री राम और भारत माता की जय नहीं चाहते हैं कि आप वो बोलें, वो समूह जो है आपसे वोट मांग रहा है। दूसरी एक बड़ी बात जिसकी निंदा की जानी चाहिए वो ये कि नीतीश कुमार की रैली में उनके ऊपर प्याज जो है वो किसी ने फेंकी। जाहिर है आपको अपने विरोध करने का हक है, लेकिन हर चीज़ का एक सभ्य तरीका होता है, एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। मनोज जी ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब ये दूसरे फेज़ का चुनाव, अब तीसरे फेज़ के लिए भी एक तरह से टोन सेट हो गई होगी आज ही के दिन। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आप भारत माता की जय नहीं चाहते लोग, आप बोलें जय श्री राम नहीं बोलें, तो इसमें एक हताशा सी क्यों नजर आती है इन दोनों वाक्यों में? बजाय इसके कि एक व्यक्ति जो जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि एक हताश व्यक्ति का पूरा मुझे सिंबल नजर आ रहा है, साइन नजर आ रहा है इसमें। जी, जी, ये ठीक है कि ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा इस फेज में उभारने की कोशिश भाजपा कर रही है। और मैं तो सिवान में था, उनके अध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा थी और मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सिवान शहर में उनकी सभा हो रही है तो काफी लोग आएंगे, लेकिन 2000 से भी ज्यादा लोग नहीं थे। और उसमें उन्होंने भी राष्ट्रवाद के मुद्दे और पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री शायद जिसका बयान था उनका भी जिक्र वो कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा उसको लेकर उत्साह नहीं नजर आ रहा था। जो लोग भी, हालांकि वो भाजपा के ही समर्थक थे, वहां पे आए हुए थे। तो एक भाजपा की जितनी भी सभाएं मैंने देखी और वहां पर एक बहुत ही उत्साहहीन किस्म का था, मतलब उत्साह नहीं नजर आ रहा था लोगों का। बल्कि उसके बरक्स मैंने दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव की सिवान में ही 3 जगहों पर रैली थी, और वहाँ दरौली विधानसभा क्षेत्र में और दरौंधा विधानसभा क्षेत्र में। तो वहाँ लोग एक बड़े ग्रामीण मेले जैसा दृश्य था। लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं सुनने के लिए। और जो एक मुझे लगता है कि चुनाव में एक जो नीतीश का एक बड़ा जो स्टेटमेंट है, वो एक बड़े इस चुनाव में वो प्रभावी रूप भूमिका में है कि मेरी पहले कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी। ये जो स्टेटमेंट है, ये सारी चीजों पर भारी पड़ गया है और इसको लेकर इतना लोग उत्साह दिखा रहे थे। ये जब जो ये उन्होंने ये कहा और कई मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। तो इस भाजपा जो चीजें उठा रही है उसके बजाय लगातार उसके बरक्स ये रोजगार, शिक्षा, नौकरियां, ये सब मुद्दे ज्यादा भारी दिखते नजर आए मुझे हर जगह। इसलिए ये एक अंतिम कोशिश मुझे लग रही है कि बीजेपी और उसके सारे नेता, खुद प्रधानमंत्री भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद और इस पर जो कुछ चीजें बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने ही जो समर्थक मतदाता हैं बीजेपी के, उनको ही एकजुट करने की कोशिश थोड़ी बहुत उसमें सफलता यानी आप मिलेगी। भी कह रहे हैं कि बाकी उनका ही जो इससे वोट कोई बेस ज्यादा है, ये अच्छी बात आपने कही कि उनका जो वोट बेस है उसी को एक तरह से कंसोलिडेट करने या उसी को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो भी ना बिखर जाए। नलिन वर्मा जी, मैं ज़मीन पे थी वहाँ पर अजॉय की तरह, मैंने भी एक अंडरकरंट जिसे कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट देखा। और अलग अलग इलाकों में, ये नहीं कि सिर्फ शहरी बल्कि देहाती इलाकों में भी, खेत में भी जाके लोगों से बात की, गंगा किनारे लोगों से बात की, गांव देहात गए, अलग अलग क्लास और कास्ट के लोगों से भी बात करने की कोशिश की। उसमें एक बात तो कॉमन थी, वो ये था कि नीतीश कुमार के लिए न सिर्फ कि नापसंदीदगी, बल्कि एक तरह से मैं कहूँगी कि बॉर्डरिंग नफरत जिसे कहते हैं कि हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए, बाकी किसी को भी हम इलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात देखी वो ये कि युवाओं के अलावा भी जो मिडिल एज लोग भी थे, महिलाएं भी थी, वो भी बार बार ये बोल रहे थे कि तेजस्वी को एक चांस मिलना चाहिए। यानी कि एक ये सेंटेंस, ये वाक्य भी बहुत कॉमन था।
लेकिन उसके बावजूद भी कई जानकार ये कहते हैं कि ये सब बहुत ही सतही स्तर पर, सुपरफिशियल लेवल पर नज़र आ रहा है अभी, कि ये सब अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो जो बेस आइडेंटिटी है उसी पर जाके बिहार के लोग वोट देंगे। एक दलित प्रोफेसर ने यहाँ तक मुझसे कह दिया कि जिन उच्च जाति के लोगों को, सवर्णों को हमारा अस्तित्व बर्दाश्त नहीं है, उन्हें हमारा नेतृत्व कैसे बर्दाश्त होगा। इसे पूछा है अरफा आपने हमसे? जी हाँ, अच्छा देखिए अरफा, इसको फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये तो चुनाव आवेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा परिदृश्य में जाइए, बैकग्राउंड में जाइए कि ठीक एक महीना पहले जब चुनाव का आगाज हुआ, उस समय तक ये मान के चला जाता था बिहार में कि भाई एनडीए तो यूनाइटेड है, नीतीश कुमार के तरह का कुछ चेहरा नहीं है, तेजस्वी कहीं खड़ा नहीं होते हैं उनके सामने, एक्सपीरियंस के सामने, ये बाहर रहते हैं, लालू प्रसाद के फादर जो है जेल में है, तो लीडरशिप का अभाव है। उनको छोड़ने वाले लोगों ने भी, जो जीतन राम मांझी हैं या उपेंद्र कुशवाहा है आरएलएसपी के, यह कह के छोड़ा कि इनका चेहरा जो है नीतीश कुमार को मैच नहीं कर सकता है, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। कांग्रेस भी, आपको उस टाइम में याद होगा, ये कांग्रेस ने भी कहा था कि हम देखेंगे आरजेडी के सीएम कैंडिडेट है। विद इन 1 मंथ क्या हुआ है, एक सोचने की बात है कि वो सीधे प्रतिद्वंदी है नीतीश कुमार के, नॉट इन टर्म्स ऑफ, ओनली इन टर्म्स ऑफ कि भाई वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो। नाउ विद इन अ मंथ ही हैज emerged as the main challenger of नीतीश कुमार, एंड नॉट ओनली दैट, अब डिफेंसिव हो गए हैं नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर के। इसकी कहानी क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की बात है। जहां तक सेकंड फेज के चुनाव का सवाल है, तो इसमें आपको डाइवर्स रीजन्स बिहार में आते हैं। चंपारण रीजन है, आपको सिवान गोपालगंज का रीजन है, आपको नालंदा के एरिया, ये तीनों चारों जो रीजन, पटना अर्बन, इसमें इस बार पोलिंग आज हुआ, उसमें आप इसमें देखेंगे कि भाई पहले से ही ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी, जब नीतीश कुमार से अलायंस नहीं था, फिर भी इस इलाकों में उसके वोट बैंक थे, एंटी लालू जो वोट बैंक 1990s में हुआ करते थे, वो आज भी है वहां पर। तो वहां पर रीजनली पहले से ही स्ट्रॉन्ग, चंपारण के इलाके में बीजेपी पहले से भी स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी रही है। आपको पटना में अर्बन सीट है वो रही है, तो ये ट्रेडिशनल चीज दिखाई पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी और नो नरेंद्र मोदी, पहले से ही इसकी इलाका रहा है उसका। और रहा सवाल नीतीश कुमार, ये आपको आइडेंटिटी का, तेजस्वी का, तो आप देखिए कि जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप अगर 90s के दशक में जाएंगे तो जितने लोग जंगल राज बोल रहे हैं, उससे दोगुने आवाज में 90s में लालू के खिलाफ जंगल राज बोलते थे। फिर भी लालू यादव चुनाव जीतते थे, 2000 में जीता, 1995 में उन्होंने चुनाव जीता, 2005 में भी वो हारे नहीं फरवरी के चुनाव में, काशी से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज किए। नलिन जी एक वाक्य में, नहीं नलिन जी, मुझे, जी हाँ, मैं सवाल जो पूछ रही हूँ वो ये कि क्या आप इस पे विश्वास करते हैं कि क्या सवर्ण लोग तेजस्वी यादव के लिए अपनी जाति के इतर आकर, जाति के बाहर आकर वोट कर पाएंगे? क्या आपको लगता है, अपने अनुभव से क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जो सवर्ण लोग हैं वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के समर्थक थे पहले, जो बीजेपी में शिफ्ट किए, और उनको हाँ, उसमें से कुछ परसेंटेज, 2-4% एम्प्लॉयमेंट को लेकर नया जनरेशन का इशू है, लेकिन ट्रेडिशनली जो कास्ट स्ट्रक्चर बिहार का है, उसमें हमको नहीं लगता है कि सवर्ण जो है वो बड़े पैमाने पर बीजेपी को छोड़ करके, वो नीतीश को छोड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ ही रहे। खास करके ब्राह्मण्स, जो अपर कास्ट का सबसे बड़ा कास्ट है, उसको आप मान के चलिए कि ज्यादातर 90% बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि उसको छोड़ेंगे। हाँ, उसको नहीं भी छोड़ेंगे तो इनके तरफ वोटों की गोलबंदी कुछ इस तरह, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट लालू में दूसरा था, ये लोग उनके खिलाफ लड़ते थे सवर्ण, फिर भी लालू यादव रिजाउंडिंग विक्ट्री चलाते थे। तो तेजस्वी के केस में ये बन सकता है कि जो भागी हुई जातियां थी, पिछड़ी जातियां, महादलित जातियां, वो इनके साथ और कंसोलिडेट हो सकती है यादवों के साथ। सवर्णों से आने से कोई फर्क नहीं बहुत पड़ेगा, क्योंकि लालू को भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि सवर्ण जो है
बड़े पैमाने पर कास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वो बीजेपी को छोड़ करके तेजस्वी के साथ आ जाए। वापस करती हूँ। अजय, ये बहुत दिलचस्प है ये सवाल, ये भी मैं आपसे जानना चाह रही थी। वो कह रहे हैं कि सवर्ण तो देखिए 2-4% हो सकता है कि यूथ आ जाए और सोचने लगे कि चलिए छोड़ देते हैं कास्ट को थोड़ी देर के लिए। हालांकि हम भारत में ये भी देख रहे हैं कि जो प्रगतिशीलता की राजनीति तो पिछले 6 साल में देखने को नहीं मिली है, बल्कि हम रिग्रेस ही कर रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं। चाहे पहचान की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, फिर भी मान लेते हैं कि इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है कि कुछ सवर्ण जाति के लोग चले जाएंगे। तो मुझे ये एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूवर्स को कि जो कास्ट एरिथमेटिक है उसमें अगर सवर्ण ये तय करते हैं कि वो नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है ईबीसी जो एक तरह से वोट बैंक माना जाता रहा है नीतीश कुमार का, उनका एक तरह से क्रिएशन है वो, क्या वो वोट करेंगे महागठबंधन के लिए? एक और अहम बात कि क्या दलित समुदाय में जो पासवान समुदाय है उनके अलावा क्या वो लोग भी इधर गठबंधन की तरफ आएंगे? जी बिल्कुल, मतलब मैं जितनी बार था, ये है जो जातीय समीकरण की बात की जाती है उसमें तो हमने पहले ही कहा है कि एनडीए जो है उसको अगर पेपर में देखा जाए तो वो ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आती है, क्योंकि अगर आप ऐसा एस्टिमेटेड है कि 15% सवर्ण जातियां हैं और ईबीसी जो है वो जो नीतीश के साथ गोलबंद हुई थी वो 26% के लगभग है, और महादलित जो पासवानों के अलावा जो महादलित हैं वो 12% है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो वे कुल मिला के मतलब 50% के लगभग हो जाते हैं। लेकिन ये जो तेजस्वी क्या करने में सक्षम हुए हैं वो ये पूरे जो एक तरीके से जिनका जो 1 महीने से उनका कैंपेन चल रहा है, उन्होंने इस जाति के आधार को, हालांकि मुस्लिम और यादव गोलबंद होते हुए दिखे, ये उनका ट्रेडिशनल बेस है, अगर आरजेडी अगर हारती भी है तो भी वो आधे से ज़्यादा वोट वहाँ कॉर्नर कर ले, लेकिन वो उन्होंने ये जातीय समीकरण को छोड़ के एक वर्गीय इश्यूज़, जो क्लास के जो इश्यूज़ ही हर जगह में उठाए हैं। हर भाषण में उन्होंने ये कहा है कि कमाई, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई, ये जो सारे जो इश्यूज़ हैं इन पे ज़्यादा फोकस किया है, और उनकी सरकार जो है वो सबके लिए। तो उसमें एक यूथ का जो ट्रैक्शन है, जिन्होंने ये 15 साल पहले लालू का राज कैसा था उसकी ज़्यादा मेमोरी है नहीं, तो उनमें एक अट्रैक्शन तेजस्वी की तरफ दिखा। और तेजस्वी एक और कॉन्ट्रडिक्शन बनाते हैं नीतीश के साथ कि ये नीतीश और सुशील मोदी ये अब थक चुके हैं, अब ये एल्डरली हो चुके हैं, अब इनका रिटायर करने का टाइम आ गया है। और वो जिस तरीके से सभाओं में दिन में 19 रैली कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम लालू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, उनका रिकॉर्ड 16 था, आज मैं 19 कर रहा हूं। और 10-10, 15-15 मिनट की भाषण में वो दौड़ कर जाते हैं हेलीकॉप्टर से, और वो ज़्यादा स्टेट कवर कर रहे हैं। तो ये जो सारी इश्यूज, अब हमने जैसे आशा वर्कर्स को किया इंटरव्यू, हमने टीचर्स को इशू किया, तो इन सब के मुद्दे जो हैं ये लगातार एंटी नीतीश है ये लोग। लेकिन और महिलाओं का जो एक पूरा जो एक कास्ट और रिलीजन न्यूट्रल जो ग्रुप तैयार किया था, हाँ नहीं उस तरीके से दिखा नहीं, वो नहीं, वो बहुत जगहों में इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये जो शराबबंदी जो है उसकी वजह से और ज़्यादा घर का पैसा खर्चा हो रहा है, क्योंकि इलीगल लिकर खरीद रहे हैं, और जो पेटी करप्शन जो रास्तों में है यहाँ पे गांव के लेवल पे जो चल रहा है, और उसके लिए वो किसी तरीके से नीतीश को, तो नीतीश का हर तरफ टूटता हुआ दिख रहा है। एक ईबीसी टूटता हुआ दिख रहा है जो कि नॉन असर्टिव रहा है हमेशा, लेकिन साइलेंट वोटर्स माना जाता है। महादलित भी नॉन असर्टिव रहा है, साइलेंट वोटर्स माना जाता है, लेकिन इनके बीच में बहुत जगहों में अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग रीजन के हिसाब से टूटती हुई दिखी। और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इस बार हम लैंटन को वोट करेंगे। और दूसरी बात जो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जो वर्गीय इश्यूज के साथ क्या हुआ, जैसे आप टीचर्स में बहुत जगहों में मिला तो वहां भूमियार टीचर्स भी थे, ब्राह्मण टीचर्स भी थे, वो भी चाह रहे थे नीतीश को वोट करे। अब वो अगर, और आशा वर्कर्स बहुत सारे भूमियार थे वहां पर, जहां मुजफ्फरपुर शहर में हम मिले, बोचहा में मिले, तो वो कह रहे थे कि इस बार इनको हटाना है। तो ये जो वर्गीय इश्यूज को लेकर एक जो गोलबंदी होते हुए नजर आई, उसमें जातीय समीकरण ये नहीं है कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इसमें एक सेंध तो तेजस्वी ने डाली है, जी लगाई हुई। मनोज जी, बहुत दिलचस्प हो जाएगा ये तो। फिर सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, एक तरह की क्रांति होगी अगर बिहार में लोग अपनी पहचान से इतर जाके वोट करने लगे। एक ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से फ्यूडल रहा है, जहाँ जातीय हमने युद्ध देखे हैं, बाकायदा कास्ट वॉर्स हुई हैं, ऐसे स्टेट में अगर वाकई ऐसा कर पाए तेजस्वी यादव तो वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा बन जाएंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम वोटर है, हम बाकी स्टेट्स की तरह, चूँकि बीजेपी के साथ ज़रूर है जेडीयू, लेकिन नीतीश यादव की जो अपनी छवि है वो एंटी मुस्लिम नहीं है। और हमने अगर पिछले 2-3 इलेक्शंस हम देखें तो मुसलमानों ने लगातार नीतीश यादव को भी वोट किया है। क्या इस बार आपको लगता है कि परहेज करेंगे मुस्लिम्स बीजेपी के साथ होने की वजह से जेडीयू के,
क्या आपको लगता है कि एक ब्लॉक के तौर पर वोट कर रहे हैं आरजेडी को, या ये किस तरह से तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि 17-18% नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। हाँ, थोड़ी नीतीश की छवि जरूर जो माइनॉरिटी है उनके बीच एक थोड़ी ठीक ठाक रही है, लेकिन अभी हाल के वर्षों में जो ये 4-5 वर्षों में जब बीजेपी सेंटर में सत्ता में आई है, उसके बाद जिस तरह से पूरी माइनॉरिटी पर हमले बढ़े हैं, तो उसके बाद से अब बीजेपी के साथ कोई अलायंस में रहता है तो उसके साथ मुसलमानों का उसके साथ देना अब मुश्किल लगता है। कई जगह हम लोगों ने बात सीमान में तो की काफी मुस्लिम लोग भी हैं, तो वो अब तो नहीं लगता कि नीतीश के साथ कहीं पर साथ आने वाले हैं। और वो बल्कि ये जो एमवाई समीकरण है उसकी बहुत स्ट्रांग रूप से वापसी आरजेडी और महागठबंधन में हुई है। पहले बीच के दौर में थोड़ा बहुत वो कमजोर भी पड़ा था, तो उसकी एक स्ट्रांग वापसी इस चुनाव में दिख रही है। और उसके बाद ऊपर जैसे कुछ सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और दूसरी इलाकों में गया, जैसे अजय बात कर रहे थे कि ईबीसी में बहुत सारी जातियां हैं। देखिए, ये भी एक मिथ है कि ईबीसी में नीतीश का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, उसमें 100 से ऊपर जातियां हैं। ये जरूर है कि उसमें कुछ जातियों को नीतीश अपने पक्ष में करने में, वोट बैंक के तौर पर बनाने में सफल रहे थे, लेकिन ये कई जगह टूटा है। और महागठबंधन ने भी अपने टिकट बांटने में इसको इसको एक सतर्कता बरती है। सुपौल, सहरसा और इस इलाके में एक पचपनिया जात के रूप में ईबीसी की एक एकता की बात की जाती है, जो यादव डोमिनेंस के खिलाफ वोट करते हैं। तो इस बात को भी महागठबंधन के नेताओं ने संभवतः महसूस किया था, और इसको एकता को वो करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे जगहों पर अपने सिटिंग एमएलए जो एक खास जाति से आते थे उनको टिकट काटा है और सवर्ण जाति के लोगों को टिकट दिया है। तो ये एक रणनीति हमको लगता है कि पहले से बन चुकी थी कि एक सभी कास्ट के लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि हम ये इसको लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए तेजस्वी के भाषण में 3 चीजें खास तौर पर मुझे हर जगह दिखी। तो एक बात जरूर हर अपने भाषण में कह रहे थे कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे वो अति दलित हो, चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे वो सवर्ण हो, सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस पर बहुत जोर था। तो ये मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा-सा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कास्ट इक्वेशन है इस बार पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन कमजोर ज़रूर हो गया है इस बार के। लेकिन हालांकि मैं ज़्यादातर अपने कार्यक्रमों में ऐसा कभी करती नहीं हूँ, लेकिन पूछ लेती हूँ आपसे, आपकी क्या भविष्यवाणी है अब तक 2 फेज के चुनाव देखते हुए? क्या किस तरह से नंबर्स देंगे आप? मुझे तो लगता है कि देखिए, जब मैं अगस्त में ही बिहार गया था, जब वहाँ फ्लड था, तो उस समय मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोग चुनाव के बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन एक जगह एक बहुत ही बुजुर्ग हमसे मिले थे मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव जब घोषित होता है तो उसका एक माहौल अचानक बनता है और उसमें जो आगे निकल जाता है, वो निकल जाता है। तो आप देखिए कि इस चुनाव में जब ये चुनाव का ऐलान हुआ है और फिर गठबंधन अपने-अपने उन्होंने अपना ऐलान कर दिया, उसके बाद जो ही प्रचार शुरू हुआ है तो एकाएक एक एज मिल गई और जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है, ये इस चुनाव में एक बड़े बदलाव और महागठबंधन की तरफ जो मैं समझ गई। जनता का मूड आप बदलने में आप इसने एक संख्या बड़ी नहीं देना भूमिका चाह रहे हैं। निभाई जी हाँ। है। और मुझे लगता है कि ये इसमें बीजेपी और नीतीश बहुत पीछे चले गए इसका काउंटर करने में, और ये एक बड़ी बात होगी। यही चुनाव का रुख इस बार बदलेगा। जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि अभी पहले अपना नंबर आप बता दीजिए कि कितने अभी तक आपको लग रहा है कि कितनी सीटें किस तरफ जा रही हैं, उसके बाद सवाल पूछती हूँ जल्दी से आपसे। देखिए, मुझे फर्स्ट फेज में भी सेकंड फेज में भी मैंने पहले भी आपको बताया, महागठबंधन को एज है इसमें। ये 94 सीटें हैं तो एज का मत जाएंगी। अब वो 60 जाए 70 जाए और कम रहेंगी एनडीए को, जो हमको लगता है। हम इलाकाई हिसाब से भी देखें अगर, तो चंपारण में जहां जहां जेडीयू चुनाव आरजेडी से लड़ रहा है, वहां जेडीयू बहुत ही खराब कंडीशन में है। बीजेपी रिलेटिवली बेटर कंडीशन में है। उसके अपने क्योंकि वोट कटे हैं तो जेडीयू के वोट ज्यादा कटे हैं। जेडीयू के पास पहले से ही वोट नहीं है। ईबीसी एक पैनल में कहा कि भाई ईबीसी में 130 जातियां हैं बिहार में,
डिफरेंट उसके कैरेक्टर्स हैं। और लालू प्रसाद को ठीक है, ये यादव मुस्लिम डिमोन्स्ट्रेट हो रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों को मालूम है कि लालू प्रसाद को तुरहों ने, पासियों ने, बहुत सारी ईबीसी की जातियों ने, जिसके दरवाजे पर हेलीकॉप्टर उठाया था, जिसके घर में मछली खाया था उन्होंने, जिसके घर में मकान बनवाया था, उसको उस समय भी नहीं छोड़ा था। तो केवल यादव मुस्लिम तो कॉन्सोलिडेशन उनका है। नहीं नलिन जी, ये बताइए चिराग पासवान की जो एक पूरी मिस्ट्री है, क्या वो हल हो पाई है? चिराग पासवान कितने वोट काट रहे हैं, कितनी सीटें ले रहे हैं, क्या इस मिस्ट्री को आपने हल कर लिया? नहीं, चिराग पासवान देखिए, आप बिहार में एक ही दलित धुरी है, रामविलास पासवान का, पहले से ही एकमात्र दलित, उनको पासवान लीडर कहिए या कुछ लीडर कहिए, लेकिन वो बिहार में एकमात्र दलित लीडर थे और उनका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हुआ। उसी लेगेसी को पासवान कैरी कर रहे हैं। ये बात कहना मूर्खता से भरा होगा कि वोट ही नहीं काट पाएंगे, उनका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो दूसरा दलित लीडर है क्या? वो एक धुरी है चिराग पासवान, वोट काटेंगे ही। अब कितना सीट जीतते हैं भाई, वो तो गणित की बात होती है। और ये लोगों को स्पष्ट हो चुका है कि 15 कैंडिडेट जो है वो बीजेपी से जाकर उसमें खड़े हुए हैं, तो वो इस चुनाव में असर डालेंगे ही डालेंगे। इसमें ये फुलिशनेस होगा समझना कि वो वोट नहीं काटेंगे या प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो वो वोट जो काटेंगे निश्चित रूप से वो एनडीए का, खास करके नीतीश कुमार के वोट में उसे लगाएंगे। एनडीए का वोट काटेंगे, लेकिन जब उसके बावजूद भी कि नरेंद्र मोदी जी उनके दिल में रहते हैं, अगर दिल चीर को के देखें तो नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने खुद कहा ऐसा, बड़ी के से अपने आप को उन्होंने कंपेयर कर लिया। तो फिल्मों में उन्हें रोल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सोचा कि राजनीति और फिल्मों एक साथ मिला दिया जाए तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। आखिरी सवाल बिल्कुल अजय, कि अगर ये चारों लोग जो हम बैठे हुए हैं, सबको ये लगा कि अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है, चारों ये कह रहे हैं, मेरे भी साथ साथ मैं अपने को भी शामिल करना चाहती हूँ, काफ़ी हद तक ये देखा गया कि उनके लिए एक तरह से हवा चल रही थी, वेव थी। बहुत संक्षेप में ये बताइए कि आप हैरान होंगे अगर एनडीए को बहुमत मिल जाता है? बात जिस तरीके का जो हमने एंटी इनकम्बेंसी हर जगह देखा, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में देखा, तो उसमें बहुत ही मुश्किल होगी अगर एनडीए सरकार आ जाती है। जैसा नलिन जी ने कहा, जेडीयू को तो बहुत, जनता दल यूनाइटेड को बहुत सारी कम सीटें आने आएगी, वो एकदम तय है। अब जो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो 110 जो अपनी सीटें लड़ रही हैं उसमें वो कितना जीत पाए, तो अगर उनके हिसाब से अगर वो 80 सीटें जीत जाते हैं, क्योंकि अर्बन उनका सेंटर है और किसी तरीके से वो कंसोलिडेट करने में सक्षम रहते हैं डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी, तो वो सोच रहे हैं कि वो जो छोटे मोटे दल जो है उनके साथ मिलकर बना लेंगे, वो 122 की सीटें चाहिए, तो इसी तरीके से जीत पाएंगे वो। कभी भी ये जो अगर वो जीत गए तो ऐसा नहीं होगा कि उनके तरफ झुकाव था कोई भी, और मगर ये उससे प्रूव होगा कि अभी राजद और तेजस्वी को अपना जो एंड काउंटर यादव पोलराइजेशन जो हो जाता है उससे किस तरीके से वो निपटे आने वाले 5 सालों में, वो चलिए एक हफ्ता सिर्फ बाकी है और इसीलिए दिल की धड़कन, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो हम आपसे लगातार आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स और साथ ही जो विश्लेषण है चुनाव का वो लाते रहेंगे ज़रूर। और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी है, 10 तारीख को जाहिर है मियाँ फिर इकट्ठा होंगे और फिर आप तक लेकर आएंगे। जो भी नतीजे होंगे, जाहिर है जो राज करती है वो जनता करती है एक लोकतंत्र में, वही तय करेगी किसको जो है वो ताज देना है और कौन ज़मीन पर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।